सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी एसीए में। साथियों, आज 9 जून को हम जो है इंडियन पॉलिटी के तहत अपनी दूसरी क्लास लेकर के आ गए हैं और इस क्लास में हम जानेंगे राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे में और साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर जो भारतीय संविधान है इसके बारे में लोगों ने इसकी बड़ाई भी की और साथ ही साथ इसकी बुराई भी की, यानी कि आलोचकों ने क्या कहा और इसके समर्थकों ने क्या कहा, ये जानेंगे। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है। और संघ की बात करें तो संघ भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। और जब हम वो पढ़ा रहे होंगे तब आपको बताएंगे कि आखिर जो भारत, आपको पता है भाग ए में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो हम ये जानेंगे कि भारत यूनियन है न कि एक फेडरेशन, और ऐसा क्यों है। फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर है? दोनों का अर्थ संघ ही है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे अपनी इस क्लास में। ठीक है साथियों, साथ ही साथ एक क्लास आपकी पॉलिटी की हो चुकी है, दूसरी क्लास लेकर के आ गए हैं। बस इतना निवेदन है आप सभी से कि अगर क्लास आपको पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और अगर भविष्य में भी लगातार इन क्लासेस का मजा लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर डालते हैं हम क्या, राज्य व्यवस्था की राज्य व्यवस्था की प्रकृति, ये हम सुंदर सी स्केच डालेंगे और फिर हम इसके अंतर्गत जो है वो लिख रहे होंगे। देखिए, अगर हम प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर हो सकती है एकात्मक सरकार। क्या? एकात्मक सरकार। और दूसरा यहाँ पर हो सकती है संघात्मक सरकार। क्या साथियों? संघात्मक सरकार। अच्छा, जैसा कि आपको सरकार यहाँ पर भी नोट करना है। देखिए, हमने बात की जो राज्यसभा की प्रकृति के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या जाना था, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि संविधान का क्या होता है। संविधान का अर्थ होता है कि समान कानून। संविधान की परिभाषा बताई कि संविधान उन कानून और नियमों का संग्रह है या संकलन है जिनके आधार पर किसी देश या राष्ट्र को सुचारू रूप से, अनुशासित रूप से चलाया जाता है। फिर उसके बाद में हमने आपको बताया कि संविधान कितने प्रकार का होता है। हमने बताया कि लेखन के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित होता है और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान के बारे में बताया था कि अधिकतर भाग लिखा हुआ होता है, इनके लागू होने की तिथि होती है। साथ ही साथ हमने बताया था अलिखित संविधान में अधिकतर भाग अलिखित होता है, यानी कि लिखा हुआ नहीं होता है। ये प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर चलता है और इसे पूर्ण विकसित माना जाता है और इसके लागू होने की कोई तिथि नहीं होती है। ये हमने पहली क्लास में जाना। और फिर हमने राज्य व्यवस्था के बारे में जाना। राज्य व्यवस्था के बारे में हमने बात ये की थी कि राज्य व्यवस्था कहते किसे हैं। असल में संविधान में बनाए गए कानूनों को लागू कराना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है या राज्य व्यवस्था का प्रमुख कार्य है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति, यानी कि उसके बारे में। तो या तो राज्य व्यवस्था भाई एकात्मक सरकारें हो सकती हैं या फिर संघात्मक सरकारें हो सकती हैं। एकात्मक सरकार से ही पता चल रहा है जहां पर एक ही सरकार का पूरे देश में शासन हो। और दूसरी चीज हमको पता चल रही है संघात्मक सरकार, यानी कि जहां पर संघ की सरकार हो, यानी कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के सरकारों को चलाते हैं। चलिए, अब हम पहली स्केच यहाँ पर डालते हैं और बात करते हैं किसकी। सुंदर सी स्केच हम डालेंगे, यहाँ से कलर हम चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहली स्केच डालेंगे क्या, एकात्मक सरकार।
एकात्मक सरकार। अच्छा, एकात्मक सरकार के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम डालेंगे और लिखेंगे यहाँ लिखित, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखित व अलिखित दोनों प्रकार का संविधान हो सकता है। दोनों प्रकार का संविधान हो सकता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हम लिखेंगे और दूसरा पॉइंट यहीं पर एड ऑन करेंगे, क्या कि यहाँ सरकार की संपूर्ण शक्ति, सरकार की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास होती है, एक व्यक्ति के पास होती है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखेंगे यहाँ, फिर अभी हम पॉइंट्स लिखने के बाद आपको समझाएंगे कि ये जो फैक्ट्स हम आपको लिखा रहे हैं ये किस प्रकार से सही है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र व राज्य के मध्य व राज्य के मध्य झगड़े बहुत कम होते हैं, झगड़े कम होते हैं, कम होते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ की सरकारें, यहाँ की सरकारें कम खर्चीली होती हैं, यहाँ की सरकारें कम खर्चीली होती हैं। ठीक है, केंद्र राज्य के मध्य झगड़े कम होते हैं और यहाँ की जो सरकारें होती हैं वो कम होती हैं। और इम्पोर्टेंट ये है, जहां एकात्मक सरकार होती है वहां क्या होती है कि जनसंख्या, ऐसे देशों की जनसंख्या कम होती है, ऐसे ऐसे देशों की जनसंख्या व क्षेत्रफल व क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, चलिए, हमने एकात्मक सरकार के बारे में पढ़ा। एक सेकेंड, ठीक है, इसको हमने बड़ा कर लिया। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे में जाना और हमने आपको बताया कि एकात्मक सरकार और यहाँ पर क्या दूसरी संघात्मक सरकार हो सकती है। फिर हमने संघात्मक सरकार के बारे में बताया कि यहाँ का जो संविधान है वो लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। दूसरी चीज हमने बताई कि यहाँ सरकार की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास होती है, यानी कि जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होती है। और यहाँ जो होती है संसद, हाँ ये और नोट करेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ संसद न्यायपालिका से, न्यायपालिका से मजबूत होती है, से मजबूत होती है। अच्छा, इसका भी हम उदाहरण देंगे कि भैया ऐसा क्यों होता है। देखिए, यहाँ पर केंद्र राज्य के मध्य झगड़े कम होते हैं, इस पॉइंट्स को हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जितनी सारी शक्तियां होती हैं वो सिर्फ
और सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है, यानी कि सारे निर्णय जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास होता है। जब एक ही व्यक्ति सारा निर्णय लेगा, एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तो वहां पर केंद्र और राज्य के मध्य लड़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि राज्य के पास किस चीज को लेकर के वो लड़ेगा, उसके पास कुछ नहीं है, कोई अधिकार उसके पास नहीं है, तो वो किस अधिकार के तहत वो लड़ना चाहेगा, उसके पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं। दूसरी चीज हमने आपसे कही कि यहाँ की सरकारें जो होती हैं वो कम खर्चीली होती हैं। उसका कारण क्या है कि एक प्रमुख होता है, वहां का एक प्रमुख होता है, एक बार चुनाव हो गया, ठीक है, वो चुन गया। या फिर ऐसा भी होता है कि वो वंशानुगत चलता रहे, जैसे आप ईरान को देखिए, वहां पर एकात्मक सरकार है, वहां पर क्या होता है, एक राष्ट्र प्रमुख होता है जो सारे निर्णय लेता है। फिर हमने आपसे कहा कि ऐसे देशों की जनसंख्या व क्षेत्रफल कम होता है। ये हमने क्यों कहा? देखिए, आप अपने घर से देखिए कि एक छोटा परिवार है, तो उसको एक व्यक्ति आराम से उसका पालन पोषण, उसका भरण पोषण बड़े आसानी से कर सकता है। और बड़ा परिवार है, अगर एक ही परिवार में 40 से 50 सदस्य हो गए, तो फिर एक व्यक्ति उसका भरण पोषण अपने दम पर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर कहीं ना कहीं उसको कुछ पावर्स, कुछ अधिकार, कुछ जिम्मेदारियां घर के अन्य सदस्यों को भी देनी पड़ेंगी, यानी कि वो सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है। और जब कम लोग हैं, कम जगह है, तो फिर आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास मान लीजिए 5 बीघे खेत है, तो आप उसको अकेले कर सकते हैं, एक छोटा एरिया है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपके पास 500 बीघे खेती है, तो क्या आप उस 500 बीघे खेती को एक साथ कर सकते हैं? आपके पिताजी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी हिसाब से समझिए कि ऐसे देशों की जनसंख्या कम होती है, कम लोग होते हैं, क्षेत्रफल भी कम होता है, तो एक सरकार या एक व्यक्ति जो वहां का प्रमुख होता है, उस पर आसानी से नजर रख सकता है। अब अगर आप भारत की बात करें, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ के आगे निकल चुका है, तो क्या एक व्यक्ति पूरे देश को मैनेज कर सकता है? क्या एक व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो अपने पास रख करके क्या अनुशासन बनाए रख सकता है? क्या कानूनों को लागू कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए, और संसद जो है न्यायपालिका से मजबूत होती है, मतलब जो वहां की संसद हो या फिर राष्ट्र प्रमुख हो, वो न्यायपालिका के किसी भी फैसले से, यानी कि अंतिम फैसला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रमुख के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, वहां राज्य सरकारें होती ही नहीं है, तो वो मजबूत होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, एकात्मक सरकार की। और फिर हम एक अच्छी सी हेडिंग डालेंगे, स्केच डालेंगे, और उसमें हम लिखेंगे क्या, संघात्मक सरकार। अच्छा, संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। अच्छा, संघात्मक सरकार क्या होती है? संघात्मक सरकार में लिखेंगे, यहाँ द्विस्तर पर सरकारें होती हैं, द्विस्तरीय सरकारें होती हैं, सरकारें केंद्र व राज्य स्तर पर, केंद्र व सरकारें होती हैं। क्यों होती हैं? क्यों भाई, बड़ा देश है, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के बना है, तो वहां पर एक तो केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, और दोनों मिलकर के सरकारें चलाती हैं। अच्छा, होता क्या है, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा होता है। देखिए, इस फाउंडेशन बैच में हम बिल्कुल बेसिक से चलते हुए और बहुत हाई तक जाएंगे। ये सारी चीजें, हो सकता है दूसरी क्लास है आपको ये लगे कि सर ये कर क्या रहे हैं, मतलब इतना नीचे से चल रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें अभी जब हम आगे पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा, इन्हीं तथ्यों का प्रयोग होगा, और जब ये आप पहले से पढ़ चुके होंगे, तो वो फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ, केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य झगड़े होते रहते हैं, झगड़े
होते रहते हैं। पहले पॉइंट्स लिखेंगे, फिर एक एक करके इनको समझाएंगे। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य जो है वो झगड़े होते रहते हैं। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ की सरकारें बहुत खर्चीली होती हैं, बहुत खर्चीली होती हैं, और इसका उदाहरण भारत से बेहतर नहीं है, खर्चीली होती हैं साथियों। अच्छा, उसके बाद में यहाँ न्यायपालिका न्यायपालिका कार्यपालिका से मजबूत होती है, कार्यपालिका से मजबूत होती है, ये साथ ही हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, ठीक है। कैसे भाई, संघात्मक सरकार में होता क्या है कि सरकारें दो स्तर पर बांट दी जाती हैं, यानी कि केंद्र में एक अलग सरकार होगी जो सभी पर शासन कर सकती है, और फिर राज्य स्तर पर सरकारें होती हैं। जैसे कि भारत में एक केंद्र सरकार इस समय वर्तमान में एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। ठीक है, और इसमें केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ये कैसे, आपने सुना होगा कि भारत में सभी शक्तियों का बंटवारा है। एक तो केंद्र सूची है, एक है आपकी राज्य सूची, और एक है आपकी संवर्ती सूची, यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। होता क्या है, संघ सूची के अंतर्गत यानी कि सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जो विषय दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, और स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास होगा। फिर आपके मन में प्रश्न ये होगा कि जो संवर्ती सूची है यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट है, उस पर कौन कानून बनाएगा? तो कॉन्करेंट लिस्ट पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। लेकिन एक बात साथी ध्यान रखेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे भी, कि जो कंकरेंट लिस्ट होती है उस पर अगर उसी सेम विषय पर अगर मान लीजिए केंद्र सरकार नियम बनाती है और राज्य सरकार भी सेम सब्जेक्ट पर विषय बनाती है, सॉरी कानून बनाती है, तो वहां पर केंद्र सरकार का जो होगा वो नियम मान्य होगा, यानी केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। ये चीज हो गई। फिर होता क्या है, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि न तो वो स्टेट लिस्ट में है, न वो सेंट्रल लिस्ट में है, ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो फिर उनको कहते हैं अवशिष्ट विषय। उन पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगा। तो यहाँ पर हमने इस तथ्य को जाना कि भाई ठीक है, संघात्मक जो सरकारें होती हैं वहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। फिर एक यहाँ पर तीसरा टर्म ये है कि यहाँ केंद्र व राज्य के मध्य झगड़े होते रहते हैं। भाई झगड़े क्यों होते रहते हैं? शक्तियों का बंटवारा है। राज्य कहता है कि ये शक्ति इस विषय को स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, केंद्र कहती है नहीं ये हमारा विषय है या इस विषय को हमारे पास ही होना चाहिए। कुछ अवशिष्ट विषय होते हैं जो न केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है, न संवर्ती सूची में है। राज्य कहता है कि ये लिस्ट भाई आप ये विषय राज्य सूची में ऐड कर दो, केंद्र कहता है नहीं करेंगे, तो वो आपसी झगड़े होते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ की सरकारें जो है वो बहुत खर्चीली होती हैं। ये हम कैसे स्पष्ट करेंगे? भारत से अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता है। सबसे पहले तो होता क्या है कि भाई केंद्र का, ठीक है, चुनाव होगा, यानी केंद्र सरकार का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव जिसे कहते हैं। क्योंकि आपने पता है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक तो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, दूसरा राज्यों में क्या हो गया, विधानसभा और विधानमंडल हो गए। ये चीजें आपको पता है और इनको बहुत अच्छे से आगे हम क्लियर भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोरिंग नहीं होगा। डेली यूजेस में यानी कि दैनिक जीवन में हम उनको उदाहरण दे दे करके आपको समझाते रहेंगे और आप एकदम से माइंड में फिट करते रहेंगे। अच्छा, खर्चीली क्यों होती हैं? पहले तो हो गया लोकसभा चुनाव, वो निपट नहीं पाया, पता लगा उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म नहीं हो पाया, बिहार में शुरू हो गया। बिहार में खत्म नहीं हो पाया, बंगाल में शुरू हो गया। बंगाल में खत्म नहीं हो पाया, गोवा में शुरू हो गया। मतलब यहाँ एक तो ये है कि मतलब परमानेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव में खर्चा ही होता है, और आपको जानकारी
होनी चाहिए, जानकर ये हैरानी होगी कि साथी जिनको हम संसद में भेजते हैं कि वो हमारी आकांक्षाओं को पूरा करें, हमको न्याय दिला सकें, हमारे लिए कल्याणकारी कानूनों को बनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लाएं, वही नेता जब संसद खुलती है तो वहां पर बैठकर हल्ला मचाते हैं, संसद को चलने नहीं देते हैं, सदन को डिस्टर्ब करते हैं। पता लगा कि पूरे दिन में अगर 4 घंटे बैठक होनी है तो पता लगा कि वो 40 मिनट मुश्किल से हो पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में संसद का खर्चा, मतलब जो संसद सत्र होता है, संसद की कार्यवाही में कार्यवाही का खर्चा का खर्चा आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 घंटे में लगभग 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए खर्चा होता है। करोड़ रुपए खर्च। आप समझिए कि जिस संसद में जाकर के, लोकसभा में जाकर के नेता हल्ला मचा करके, जहां पर हमारे लिए कल्याणकारी कानून बनने चाहिए, हमारे न्याय की बात होनी चाहिए, हमारे उत्थान की बात होनी चाहिए, हमारे किसानों की बात होनी चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, देश के विकास पर बात होनी चाहिए, वहां पर ये लोग हो हल्ला मचाते हैं, सो जाते हैं, कपड़े उतारते हैं। मतलब कहा यह जाता है कि वो मंदिर है और वहां पर कपड़े उतारते हुए अभद्र हरकतें करते हैं। और वहां खर्चा आप देख रहे हो, 1 घंटे में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। वहां पर ये हरकतें करते हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ की सरकारें होती है भाई, एक तो मतलब परमानेंट चुनाव चलता रहता है, उसमें खर्चा, ठीक है, उसके बाद संसद की कार्यवाही का आप देख लीजिए, भाई 1 घंटे का 2.5 करोड़ खर्चा है, तो ये खर्चीली तो होती होती है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से मजबूत होती है। कैसे होती है? साथ ही सरकार ने कोई कानून बनाया, आपको पता है कि भारत में संविधान को जो विश्लेषित करता है वो करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो भी जब भी बात आएगी किसी भी कानून को परिभाषित करने की कि इसका मतलब क्या है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई करता है और बताता है कि भाई इसका विस्तार कहां तक है। यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल कर्तव्यों को, मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे असंवैधानिक, गैर कानूनी घोषित करके उसको निष्क्रिय कर सकता है। तो कार्यपालिका से जो है मजबूत कौन होता है हमारे यहाँ? वो होती है हमारी न्यायपालिका। इतना साथ ही हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसकी? अगले पेज पर आते हैं और अब हम बात करेंगे संघ की, परिसंघ की और संघ की। सबसे पहले हम परिसंघ की बात करते हैं। किसकी? परिसंघ की। जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोफेडरेशन। कोफेडरेशन। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि कई देश मिलकर के एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक संगठन बनाते हैं और उसमें नियम कानून बनाए जाते हैं। और इसमें होता क्या है, असल में अमेरिका ने सबसे पहले जो परिसंघ बनाया था, पॉइंट नोट करेंगे, सबसे पहले अमेरिका ने अमेरिका ने परिसंघ बनाया था। परिसंघ बनाया। अच्छा, ठीक है, अमेरिका ने परिसंघ बनाया। अब उसमें साथी होता क्या है? अच्छा साथी, एक सेकेंड रुकिएगा, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। जब बात हो ही रही थी सरकारों की, तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ आलोचकों
और कुछ समर्थकों ने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि भारतीय संघवाद जो है वो सहकारी संघवाद है। बड़ी अच्छी बात है। दूसरे फिर आए केसी हुयर, उन्होंने क्या कहा कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। भाई क्यों उन्होंने ऐसी बात बोली? क्योंकि आपको पता है, ये हमने दो चीजें आपको पढ़ाई, राज्य व्यवस्था की प्रकृति में एकात्मक सरकार, और हमने आपको बताई संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में हमने आपको क्या बताया कि भाई वहां पर सिर्फ और सिर्फ होता क्या है कि एक व्यक्ति या फिर एक केंद्र सरकार का ही प्रभुत्व होता है, यानी कि सबसे मेन पावर जो होती है वो उसी के पास होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत में क्या है कि केंद्र सरकार के पास में सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, सबसे ज्यादा पावर है, और देखे जाए तो पूरे देश पर विदेशी मामलों को ले लें, आंतरिक मामलों को ले लें, सब पर कानून बनाने का अधिकार अगर देखें तो वो केंद्र सरकार के पास है। अच्छा, फिर इसको एकात्मक में क्यों नहीं रखा गया? वो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य दो स्तर पर सरकारें होती हैं और वो एकात्मक में नहीं होती। यहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है लेकिन वहां नहीं होता है। लेकिन एकात्मक सरकार में केंद्र मजबूत होता है, वहां होता ही केंद्र है, तो यहां पर भी भारत का भी केंद्र मजबूत है सबसे ज्यादा। अच्छा, दूसरी चीज और भी है, अगर देखा जाए तो राष्ट्र प्रमुख यहाँ राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। तो इसीलिए केसी हुयर ने क्या किया, भारत को कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक संविधान है, भारत का जो संविधान है। फिर एक अन्य विद्वान हुए सर आइवर जेनिंग्स, हाँ सर आइवर जेनिंग्स हुए, उन्होंने कहा कि ये केंद्रीयकरण की मजबूत प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण वाला संविधान है। यानी कि उन्होंने कहा कि केंद्रीयकरण तो है लेकिन साथ ही साथ इसमें संघ के सरकार के यानी कि संघात्मक सरकार के भी लक्षण हैं। तो ये क्या है कि दोनों तरीकों से, दोनों का एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है, ये उन्होंने कह दिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि भाई जब किसी चीज के समर्थक होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं आलोचक भी होते हैं। तो एक संविधान सभा के ही सदस्य थे, कौन? के हनुमंथैया, और उन्होंने क्या कहा, हमें भी हम जो है वो वीणा या सितार जैसा जो है, हम वीणा या सितार जैसा संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड की ध्वनि सुन रहे हैं, एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। और ऐसा इसलिए, ये उनके शब्द हैं कि हम सितार और वीणा की ध्वनि सुनना चाहते थे लेकिन हम एक इंग्लिश बैंड की जो है संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान निर्माता उसी तरह से शिक्षित हुए हैं। ये उनका कटाक्ष था हमारे संविधान निर्माताओं पर, और वो खुद एक संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और उन्होंने, उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, वो ये है कि ये वही संविधान है जिसे गांधी जी कभी नहीं चाहते, नहीं उन्होंने इस संविधान पर विचार किया होगा। ये हनुमंथैया का कहना था। तो मतलब कुछ लोगों ने तो इसकी बड़ाई की। क्या? सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, हम जान लेते हैं सबसे पहले हनुमंथैया, जिन्होंने आलोचना की। सॉरी, हनुमंथैया, हनुमंथैया ने क्या कहा, ये एक संविधान सभा के ही एक सदस्य थे। इन्होंने कहा, हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, का संगीत सुनना चाहते थे, सुनना चाहते थे, परंतु हम इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं, इंग्लिश बैंड
का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अभी तक क्या था कि ज्यादातर समर्थन में पूछ लिया जाता था, सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो पूछा गया है ग्रैनविल ऑस्टिन और केसी हुएर का स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अभी तक एग्जाम्स में पूछा गया है। लेकिन अगर उसकी बड़ाई में स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं तो सीधी सी बात है उसकी आलोचना में भी स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हम वीणा सितार का संगीत सुनना चाहते थे परंतु हम इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है, इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को, संविधान निर्माताओं को, निर्माताओं को इसी तरह, इसी तरह शिक्षित किया गया, शिक्षित किया गया है। एक तो इन्होंने ये कहा और दूसरा इन्होंने कहा यह वही संविधान है, यह वही संविधान है जिसे गांधी जी कभी नहीं चाहते, जिसे गांधी जी कभी नहीं चाहते। ठीक है, कामा, और ना ही, और न ही उन्होंने, यानी कि गांधी जी ने, उन्होंने ऐसे संविधान पर विचार किया होगा, ऐसे संविधान पर विचार किया होगा। ठीक है, ये के हनुमंत भैया थे जो कि एक संविधान सभा के सदस्य थे। अच्छा, ये तो इन्होंने साथ ही कह दिया। फिर उसके बाद ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, ग्रैनविल ग्रैनविल ऑस्टिन, साथियों ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि भारतीय संघवाद जो है वो सहकारी संघवाद है, भारतीय, भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो चर्चित स्टेटमेंट है वो है केसी हुएर साहब का, केसी हुएर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भारत का संविधान, भारतीय संविधान, संविधान अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है। ठीक है, इन्होंने ये कहा। और एक और संविधान सभा के सदस्य थे डी वसु, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान जो है एकात्मक व संघात्मक दोनों का दोनों का अनूठा मिश्रण है। साथियों क्या कहा डीडी बसु ने कि भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक दोनों का अनूठा मिश्रण है, और इसे फटाफट आप अपने जो है नोट्स में शामिल कर लेंगे, और फिर हम बढ़ जाएंगे कहाँ आगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और अब हम फिर बात करेंगे किसकी, संघ, परिसंघ और फिर संघ यानी कि यूनियन की। फटाफट नोट कर लेंगे। चलिए पीछे चलिए ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे भाई, एकात्मक हो गई सरकार, संघात्मक सरकार हो गई। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि भाई ये संघ होता क्या है। असल में तीन प्रकार के होते हैं। क्या, एक तो हमारा होता है, पहला लिखेंगे परिसंघ, परिसंघ यानी कि कोफेडरेशन, कोफेडरेशन ये होता है। सेकंड होता है संघ, संघ जिसको कहते हैं फेडरेशन, फेडरेशन। और एक होता है हमारा संघ, कहेंगे संघ है, और ये होता है यूनियन, और यही संघ जो है वो भारत यूनियन है। इतना साथी हम ध्यान रखेंगे। और पहला पॉइंट हम डालेंगे परिसंघ, पहली चीज नोट डाउन करेंगे परिसंघ यानी कि कोफेडरेशन। अच्छा, होता क्या है परिसंघ में, होता यह है कि स्वतंत्र और संप्रभु। हम आपको आज की क्लासेस में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानेंगे, परिसंघ, संघ और संघ। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि संप्रभु कितने प्रकार, संप्रभु का अर्थ क्या होता है, और संप्रभु कितने प्रकार का हो सकता है, मतलब संप्रभु के प्रकार कितने होते हैं, प्रमुख अंग कितने होते हैं। ठीक है। अच्छा, परिसंघ के बारे में हम क्या करेंगे भाई, परिसंघ क्या होता है, ये स्वतंत्र और संप्रभु देशों का ही एक संगठन होता है। लेकिन ये लोग करते क्या है कि सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, ठीक है, लेकिन ये अपनी यूनिटी बनाते हैं कि अगर बाहरी आक्रमण हमसे होगा तो हम सब अपनी रक्षा के लिए एकजुटता के साथ सामने आएंगे। इसी के साथ होता क्या है कि अमेरिका ने सबसे पहले परिसंघ का गठन किया था, लेकिन वो ज्यादा दिन चला नहीं और टूट गया। देखिए परिसंघ के बारे में लिखते हैं, पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, इसमें इसमें स्वतंत्र व संप्रभु देश होते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। दूसरा है कि ये एक संधि का परिणाम होते हैं, यानी कि समझौते का, एक संधि हुई कि भाई ठीक है हम लोग क्या करते हैं, अपना व्यापार करेंगे, अपनी विदेश नीति अपनी रखेंगे, सब कुछ अपना रखेंगे, लेकिन जब बाहरी आक्रमण होगा तो हम एकजुटता के साथ में खड़े होंगे। एक संधि का परिणाम, ये परिसंघ जो है एक संधि का परिणाम होता है। ठीक है। तीसरा, इसमें सम्मिलित कोई भी राष्ट्र, इसमें सम्मिलित राष्ट्र, इसमें सम्मिलित राष्ट्र संधि को तोड़कर, यानी कि ट्रीटी ब्रेक करके, संधि को तोड़कर कभी भी अलग हो सकता है, कभी भी अलग
हो सकता है, हो सकता है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, यह बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है, और इसका उदाहरण हम आपको देंगे। और हमने आपको बताया था अभी जब स्टैटिक जीके की क्लास हमने आपकी ली थी, जो कि प्रांशु सर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से जो कल स्टैटिक जीके की क्लास ली थी उसमें हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको पढ़ाया था यूरोपियन यूनियन के बारे में, ईयू के बारे में। उसमें क्या थे, कुल 27 देश थे, 28वां जो था वो ब्रिटेन था, लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया कि उस ट्रीटी को ब्रेक करके खुद को ईयू से हाल ही में अलग कर लिया। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण, उदाहरण यूरोपियन यूनियन, सॉरी, ठीक, यूरोपियन यूनियन। इसमें क्या होगा कि ब्रिटेन ने हाल ही में, हाल ही में इससे खुद को अलग कर लिया, इससे खुद को, खुद को अलग कर लिया। यानी कि इसमें कुछ दम नहीं होता है, अलग कर लिया, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सारे जो देश होते हैं वो स्वतंत्र और संप्रभु देश होते हैं, और ये कभी भी उस संधि पत्र को, उस संधि को तोड़ करके खुद को उससे अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बात हमने कर ली परिसंघ के बारे में, और अब हम दूसरा पॉइंट डालेंगे और उसमें लिखेंगे क्या, उसमें लिखेंगे हम संघ, संघ यानी कि फेडरेशन। हम बात करेंगे किसकी, फेडरेशन की। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है, इसमें हम्म, कई देश मिलकर, कई देश मिलकर, कई देश मिलकर जो है वो संगठन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है, केंद्र के पास जो शक्तियां नहीं होती, केंद्र के पास जो विषय या शक्तियां नहीं होती, उन्हें राज्य सरकार को दे दिया जाता है, राज्य सरकार को दे दिया जाता है। मतलब, अच्छा, कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो केंद्र सरकार के पास नहीं है, और जो शक्तियां केंद्र सरकार के पास नहीं होंगी वो शक्तियां क्या होती हैं, वो केंद्र, सॉरी, राज्य सरकार को दे दी जाती हैं। होता क्या है, स्केच डालेंगे और लिखेंगे हम यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर इसका उदाहरण है क्या, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस जो है ये क्या करता है, इस समय वहां पर रूस के राष्ट्रपति होते हैं कौन, व्लादिमीर लेनिन।
एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। होता क्या है, गठन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। गठन 30 दिसंबर सन 1922, हाँ 1922 था। और इस समय रूस में जो नेता थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। लेनिन। अच्छा, इसमें क्या थे, कुल 15 देश थे। कुल 15 देश, और ब्रैकेट में लिखेंगे रूस सबसे प्रभुत्वशाली देश था। प्रभुत्वशाली देश था। लेकिन साथ ही ध्यान रखना, होता क्या है कि रूसी क्रांति यानी कि रूस में एक क्रांति होती है, और उस क्रांति के दौरान सन 1991 में ये यूएसएसआर टूट जाता है। उस यूएसएसआर में हमारा बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये देश शामिल थे। ठीक है, तो होता क्या है, 1991 में 1991 में टूट गया। टूट गया। और उस समय क्या था, उस समय जो राष्ट्रपति थे, रूसी राष्ट्रपति राष्ट्रपति मिखाइल, सॉरी, मिखाइल मिखाइल गोर्बाचोव। गोर्बाचोव ये उस समय राष्ट्रपति थे। असल में होता क्या है कि इस समय जो रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, इनसे जनता ऊब चुकी थी। कारण था कि जब भी जनता अपनी आवाज उठाती थी, यानी कि इन देशों में 15 देश टोटल जो शामिल थे, इन देशों की जनता जब भी अपनी मांगे करती थी, अपने अधिकार मांगती थी, तो उस समय क्या था, मिखाइल गोर्बाचोव से पहले जो यहाँ के प्रमुख थे वो उसको दबा देते थे, उनकी आवाजों को दमन कर देते थे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव आए और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जनता को उठने का मौका दिया, जनता की आवाजों को सुना, ना कि दबाया। और इसका परिणाम ये रहा कि जो जनता, भाई कब 1922 में गठन होता है और टूटता कब है, ये 1991 में टूट जाता है। लगभग लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 69 वर्षों तक जो जनता दबी रही हो, जिसके अधिकारों का हनन किया गया हो, उसका लगातार उसकी आवाज का दमन किया गया हो, उसको जरा सा मौका मिला, उसने क्या किया, उसने रूस में क्रांति कर दी। उस क्रांति में होता क्या है कि इन देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और इस प्रकार से क्या हुआ, यूएसएसआर टूट गया। अच्छा, उसके बाद में एक और है, अगला ही स्केच बना लेते हैं। यहाँ पर अमेरिका ने गठन किया किसका, यूएसए का, यानी कि स्टेट यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इन्होंने भी क्या किया था, ये भी एक उदाहरण है किसका, संघ का। संघ का उदाहरण है। ठीक है, ये हमने जान लिया संघ यानी कि फेडरेशन के बारे में, कि क्या होता है कि भाई इसमें संगठन बनाते हैं देश, और जो शक्तियां केंद्र के पास नहीं होती वो शक्तियां राज्यों को दे दी जाती हैं। लगातार क्या किया गया, यूएसएसआर का गठन किया गया सन 30 दिसंबर सन 1922 को। लगातार जनता के आवाज का दमन किया गया, और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचोव सन 1991 में राष्ट्रपति बनते, कमान संभालते हैं, वो जनता की आवाज को, उसके आवाज उठाने का मौका देते हैं। जैसे ही जनता को मौका मिलता है वो उग्र रूप धारण कर लेती है, और राष्ट्रवाद का उदय ही इसका मुख्य कारण था। क्योंकि जो यहाँ की सरकार थी, जो रूस के जो प्रमुख थे, इसको सारे देशों पर जो अपना शासन कर रहे थे, वो इतना अपने में भ्रष्ट थे, भ्रष्ट सरकार थी कि अर्थव्यवस्था
बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, जनता भूखों मर रही थी, और अगर वो अपनी आवाज उठाना चाहती तो उसकी आवाज का दमन कर दिया जाता था। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव जैसे ही आए, उन्होंने क्या किया, जनता की आवाज को दबाया नहीं और उसको उछाल मारने दिया। परिणाम स्वरूप यूएसएसआर सन 1991 में टूट गया। फिर अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे संघ यानी कि यूनियन की। यहीं पर हम स्केच डालेंगे संघ यानी कि यूनियन की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र व राज्य स्तर पर सरकारें होती हैं, सरकारें होती हैं, ठीक है। इनमें शक्तियों का बंटवारा होता है, इनमें शक्तियों का बंटवारा होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब शुरू होते हैं कि ये सॉरी ये किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं होते, संधि या समझौते का परिणाम नहीं होता है। समझ रहे हैं? एक और पॉइंट्स लिखेंगे कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून बनाकर संसद सॉरी संसद राज्यों के क्षेत्र व नाम में बदलाव, कामा दूसरे राज्य में विलय, दूसरे राज्य में विलय, दूसरे राज्य में विलय, कामा दूसरे राज्य में विलय, किसी राज्य के क्षेत्र का विस्तार व कटौती कर सकती है। समझ रहे हैं भाई? अब आप ही बताओ कि परिसंघ, संघ यानी कि फेडरेशन, और संघ यानी कि यूनियन में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? हमने आपको बताया कि परिसंघ क्या होता है, कई देश मिले और उन्होंने कहा कि हम व्यापार और अपनी जो है रक्षा, ये मिलकर के करेंगे, आपस में करेंगे। और वो एक संधि का समझौता, मतलब संधि का परिणाम होता है, और उसमें कोई भी देश जब चाहे तब उस संधि को तोड़े, एक अनाउंसमेंट करे कि मैं इस संधि से खुद को अलग करता हूं, और वो परिसंघ से अलग हो सकता है। उससे थोड़ा मजबूत होता है क्या, संघ यानी कि फेडरेशन। उसमें क्या होता है कि भाई जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, और जो शक्तियां केंद्र के पास नहीं होती हैं वो शक्तियां राज्य को दे दी जाती हैं।
और उसमें एक ही प्रमुख होता है जो सबसे प्रभुत्वशाली देश होता है, वो सब पर राज करता है। वहां पर होता क्या है कि जब भी जनता आक्रोशित होती है तो वहां पर लड़ झगड़ करके कोई क्रांति करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा लेती है। तो वो कुछ तो मजबूत हुआ लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। लेकिन वही हुआ संघ यानी कि यूनियन। इसमें क्या होता है, ये भी केंद्र और राज्य स्तर पर यहाँ सरकारें होती हैं। केंद्र और राज्य यानी कि राज्यों का समूह ये होता है। नोट कर लेंगे यहाँ पर एक और पॉइंट, यह कई राज्यों का समूह होता है, समूह होता है। अब कई राज्यों का समूह तो होता है, केंद्र राज्य स्तर पर सरकारें भी होती हैं, इनमें शक्तियों का बंटवारा भी होता है, लेकिन ये किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है और ना ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। यानी कि हमारे संविधान में लिखा है भारत संघ और उसका क्षेत्राधिकार। यानी कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कल को कहे कि मैं भारत संघ का हिस्सा नहीं हूं, मैं आज से स्वतंत्र कर सकता हूं। ये अधिकार है ही नहीं किसी भी राज्य के पास। और अगर ऐसा होता तो अब तक न जाने कितने टुकड़े हो चुके होते, क्योंकि हर कोई चाहता कि भाई हम पूरे ही राजा बने, हम क्यों दूसरे पर डिपेंड हो, हमको क्यों दूसरे की अनुमति लेनी पड़े। समझे? तो ये सबसे मजबूत होता है, इसमें अधिकार ही नहीं होता है खुद को अलग करने का। तो साथियों, हमने आपसे कहा था कि आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम जानेंगे। क्योंकि हमने आपसे क्या कहा था, ये देखिए हमने आपको एक टर्म यहाँ पर बताया है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर ये हमने आपसे कहा कि इसमें स्वतंत्र व संप्रभु देश होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि संप्रभु होता क्या है, संप्रभु के प्रमुख अंग क्या हैं, ये कितने प्रकार होते हैं। इन सारी चीजों पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास आपको पसंद आई है, चीजें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।